हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड ऑल ऑफ यूर मोस्ट वेलकम हियर। 12th फिजिक्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। आज ये दूसरी क्लास होगी। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि आवेश क्या है, ये कितने टाइप का होता है, जैसे धनावेश, ऋणावेश, आवेश का मात्रक क्या है, बड़े मात्रक, छोटे मात्रक, और आवेश यानी किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे आवेशित कर सकते हो, उनकी अलग अलग तरीके क्या हैं। एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा था इसके बारे में, जैसा कि घर्षण, प्रेरण और चालन। आज इसी को हम लोग डीप में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो लोग भी ये क्लास पिछली क्लास नहीं देखे होंगे उसे आप प्लीज देख लेना, ठीक है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने भैया आपको बताया था कि जो आवेश है वो दो प्रकार का है। पहला दिख रहा ना सबको, हाँ, धन आवेश, और दूसरा ऋण आवेश। यानी आवेश को दो तरीके का बताया किसने? फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। आवेश को खोजा किसने? थेल्स साहब ने। लेकिन आवेश दो टाइप का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि धनावेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों की कमी से बनेगा। किसी भी वस्तु पर जो धनावेश आएगा वो इलेक्ट्रॉनों की कमी से, और ऋणावेश जो आएगा वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से आएगा, ठीक है। तो जरा उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। देखो, आप जानते हो कि कोई भी वस्तु जो है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। इसको आप एकदम छोटा कण बोलो तो परमाणु। परमाणु में क्या है जरा देखते हैं। परमाणु के अंदर छोटा सा भाग है, परमाणु के अंदर छोटा सा भाग, इसको आप बोलते हो नाभिक। क्या बोलते हो? नाभिक। इस नाभिक के अंदर रहता कौन कौन है? प्रोटॉन रहता है, और कौन रहता है? न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है। अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो ये प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहेगा, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आपका इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला होता है। जहां तक अगर बात की जाए तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। क्या होता है? प्रोटॉन पर यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का प्लस आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर इतना ही होगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है, ठीक है। और प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। मतलब अगर जैसे मैंने लिख दिया C612, C612, नीचे वाले को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। और ऊपर वाले को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, ठीक है, एटॉमिक मास। तो इसमें 6 प्रोटॉन होगा तो 6 आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैंने लिख दिया Na11, सोडियम 11, तो इसमें क्या होगा कि 11 प्रोटॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। हम लोग का जो पूरा फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे ना हो करके, बल्कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे होगा। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो चलिए जरा हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने अगर ले लिया सोडियम, अगर ले लिया सोडियम की, अगर हम बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम 11 होता है। तो अगर ये सोडियम के अंदर देखा जाए, ये नाभिक मत समझिएगा, इसका परमाणु समझिएगा, और इसके अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। न्यूट्रॉन पे बात नहीं करना क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो इस सोडियम के अंदर क्या होगा? 11, सॉरी एक मिनट, इस सोडियम के अंदर जो है, सोडियम परमाणु के अंदर 11 प्रोटॉन होंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, साथ ही साथ इन पर आवेश भी बराबर होता है, बशर्ते एक पर प्लस और एक पर माइनस, ठीक है। ये सोडियम है।
और चलो ले लेते जिससे आप परिचित हो, क्लोरीन ही है। ठीक है, क्लोरीन के अंदर क्या होगा भाई, 17 प्रोटॉन होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो अगर 11 प्रोटॉन है तो यानी 11 प्लस 11 यूनिट प्लस और 11 यूनिट माइनस, तो 11 प्लस 11 माइनस मिलके क्या हो गया, जीरो। क्या बन गया, जीरो। ऐसे यहां पे 17 प्लस 17 यूनिट प्लस और 17 यूनिट माइनस और मिलके क्या बन जाएगा, जीरो। तो एक तरीके से देखा जाए ऐसे ही आप और भी परमाणु ले सकते हैं। ठीक है, और भी तत्व के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या होता है 12, तो 12 प्लस और 12 माइनस होगा। तो अभी हम लोग ये दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबके साथ ऐसा ही होगा। तो 11 प्लस 11 माइनस जीरो बन रहा है, 17 प्लस 17 माइनस जीरो बन रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए किसी भी कोई भी जो परमाणु होता है, कोई भी परमाणु सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः उदासीन होता है। कोई भी परमाणु सामान्यतः क्या है, उदासीन है। ठीक है, यानी परमाणु के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु पर अगर बोला जाए, क्वेश्चन बना सकता है कि परमाणु पर सामान्यतः कौन सा आवेश होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, या फिर उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। तो उदासीन आपका जवाब होना चाहिए, उदासीन। नॉर्मली या सामान्यतः परमाणु उदासीन होता है। अब अगर हम क्या करें कि इनमें कुछ ऐसा हो, ठीक है, कि एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पे आ जाए। आगे हम जरा बात करें कि सोडियम से, यानी सोडियम के अंदर क्या है, जो भी निकलने का काम करेगा, जो भी निकलने का काम करेगा वो कौन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन करेगा, प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है। जैसे अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे, प्रोटॉन में प्लस होगा। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। तो भाई जरा इसका पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहरी वाले में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस नाभिक की पकड़ जो नजदीक रहेगा उस पर ज्यादा होगी, जो दूर रहेगा उस पर क्या होगी, कम होगी। तो जिस पर नाभिक की पकड़ कमजोर पड़ेगी वो जरा सा भी एनर्जी पाएगा तो वो अपने क्या कहते हैं कि वो नाभिक के बंधन से मुक्त हो जाएगा या परमाणु से निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी ही है यहां पे कि अगर सोडियम के अंदर क्या था, 11 प्रोटॉन, सोडियम की बात कर रहे हैं, और 11 इलेक्ट्रॉन था। क्लोरीन में क्या था, क्लोरीन में अगर हम बात करें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या हो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो भी निकलेगा वो निकलने का काम किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का काम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहां से मान लीजिए अब भी अगर यहां से निकल जाए, ये 11 प्रोटॉन और यहां से 10 इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया और इसके पास आ गया, बढ़ गया, तो प्रोटॉन तो 17 रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब जरा देखिए तो 11 प्लस 11 यूनिट प्लस और 10 यूनिट माइनस, तो मिला के क्या बन रहा है, +1 बन रहा है। 11 प्लस और 10 माइनस तो +1। तो इसका मतलब सीधा सा ये निकला कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो कमी होने पर क्या बन रहा है, धनावेश बन रहा है। क्या बन रहा है, धनावेश बन रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, तो भैया जरा देखिए क्या हो जाएगा, 17 प्लस और 18 माइनस, तो मिला करके 17 प्लस 18 माइनस यानी -1, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। और जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो वहां पे कौन सा आवेश बन रहा है, ऋणावेश बन रहा है। क्या बन रहा है, ऋणावेश। तो ये हम लोगों ने दो सिंपल सा जैसे एक सोडियम का एटम लिया क्लोरीन का, समझने के लिए कि यानी कैसे इलेक्ट्रॉन के निकलने से प्लस बनेगा और कैसे इलेक्ट्रॉन के आ जाने से माइनस बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आ जाने से क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से, चले जाने से क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ठीक है, आपके आ जाने से यहां कौन आएगा,
इलेक्ट्रॉन के आ जाने से माइनस और निकल जाने से क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अब ऐसा ही कुछ होता है कि जब हम लोग घरफड़ कराते हैं, तो घरफड़ जब कराते हैं ना, आप अपने हाथ रगड़ के देखो तो आपको गर्माहट का एहसास होगा, यानी एनर्जी रिलीज करती है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे, घरफड़ कराओगे, चाहे स्केल को बाल में, चाहे रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को, तो जब रगड़ते हैं तो फिर क्या होता है, एनर्जी, उस एनर्जी की बदौलत एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चला जाता है। तो जिससे निकलेगा उस पर प्लस बन जाएगा, और जिस पर जाएगा वहां पे माइनस बना देगा। निकलेगा किससे, जिसके नाभिक की पकड़ कमजोर होगी, और जिसकी पकड़ मजबूत होगी तो वो निकालेगा नहीं बल्कि दूसरे का छीन लेगा। भाई मेरे, दो लोगों के बीच में कोई चीजें छीनी झपटी हो रही है, तो भाई जिस जो ताकतवर पड़ेगा वो क्या करेगा, अपना बचा लेगा, साथ ही साथ दूसरे वाले का भी छीन लेगा जो। ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा रहेगी तो वो देगा नहीं बल्कि उल्टे दूसरे वाले का ले लेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा ही है सोडियम और क्लोरीन में। ठीक है, बाकी सब जगह जहां पे भी चीजें होंगी ऐसा ही चीज देखने को मिलेगा। तो अभी तक मैटर क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी से प्लस बनने वाला है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्या बनने वाला है, माइनस बनने वाला है। तो अब अगर देखा जाए तो आपको लगेगा कि अरे यार, तो आपने प्लस उत्पन्न कर दिया और यहाँ पे माइनस उत्पन्न कर दिया। नहीं, आपने कुछ उत्पन्न नहीं किया। जरा देखिए तो पहले भी 11 इलेक्ट्रॉन और 17, यानी इस पूरे सिस्टम को मिला के देखिए, पूरे सिस्टम को मिला के देखिए तो 11 17 क्या था, 11 17 कितना बन रहा, 20 यानी 28 पहले भी है, और 10 और 18 बाद में भी 28 ही है। तो पहले भी 28 पूरे सिस्टम का मिला के, और बाद में भी क्या 28 ही है। तो कहां आपने कुछ बनाया, आपने कहां कुछ बनाया, आपने खाली हेर फेर किया, यहां से वहां किया। ठीक है, आप यानी यहां से सीधा सीधा निकल के आएगा, एक थ्योरी आएगी, एक कॉन्सेप्ट आएगी। ठीक है, कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। तो कर क्या सकते हो, केवल आवेश को आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो, आवेश केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन और आ रहा है, यहाँ पे आप जो कुछ भी ये देखे हो तो यहां से ये बात समझ में आ गई होगी कि यानी किसी भी वस्तु को चार्ज करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, आवेशित करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इलेक्ट्रॉन। कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही आपका एक से निकल रहा है दूसरे पे चला जा रहा है, तो आवेशित करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये चीजें आपका ना ही प्रोटॉन है और ना ही न्यूट्रॉन है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहां आपने समझ लिया कि घरफड़ में एक्चुअली में क्या होने वाला होता है। ठीक है, रगड़ा, एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चला गया, जिससे निकला प्लस बना देगा, जिसमें जाएगा वो क्या करेगा, माइनस बना देगा घरफड़ में। ठीक है, घरफड़ का एक एग्जाम्पल है जो आपका जो बिजली का कड़कना। ठीक है, जब बादल जब चलते हैं तो वहां पे भी वायुमंडल में घरफड़ के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो घरफड़ एक आपका जो मेथड था कि घरफड़ से आप किसी भी वस्तु पर या किसी भी वस्तु को आप चार्ज कर सकते हो, आवेशित कर सकते हो। ठीक है, इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप सर्च कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का एक्सपेरिमेंट जो है, आप बैलून को रगड़ दो उस पर भी चार्ज आ जाएगा, पीवीसी पाइप ले लो उसको रगड़ दो तो उस पर भी चार्ज आ जाएगा, और कोई केन जो पेप्सी की बोतल आती है टिन वाली, तो उसको भी वो अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, और भी कई अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो आप खुद भी कर सकते हो। जैसे फोम की प्लेट होती है, आप उसे एक है दूसरे वाले पर रगड़ दो तो उस पर चार्ज आएगा, और आप रखोगे तो देखोगे कि वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा उसको जो है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं। तो घरफड़। अब हम लोग बात करते हैं ना प्रेरण में क्या होगा भाई, प्रेरण में यानी इंडक्शन में यानी प्रेरण द्वारा आप किसी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हो, आप यहां सीखने जा रहे हैं
कि प्रेरण के द्वारा कैसे किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो देखिए जी, कोई भी वस्तु है तो वस्तु के अंदर क्या है, वस्तु छोटे छोटे कणों से, परमाणु से मिलकर बनी हुई है। परमाणु के अंदर धनावेश भी होता है, धनावेशित भाग भी होता है, और फिर ऋणावेशित भाग भी होता है। ठीक, तो ये अगर कोई वस्तु है और इसको मैंने स्टैंड पे ऐसे रख दिया हुआ है, कोई कुचालक स्टैंड है, ताकि जो है ये आवेश नीचे ना जाने पाए। ठीक, और इसके लिए हम लोग लेंगे चालक वस्तु। क्या लेंगे? चालक वस्तु। जैसे आपका जितनी भी धातु हैं वो सारे के सारे चालक हैं। लोहा, सोना, तांबा, चांदी। हमारा शरीर भी क्या है? चालक है। पृथ्वी भी क्या है? चालक है। तो ये जो वस्तु है, इस वस्तु के अंदर प्लस भी है, माइनस भी है। ठीक है, क्योंकि परमाणु के अंदर प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो ऑल ओवर मिलाकर के यहाँ पे आवेश क्या है? शून्य है। आवेश क्या है? शून्य है। लेकिन अगर आप क्या करें, अगर आप इस वस्तु के करीब में, इस वस्तु के करीब में, ठीक, थोड़ा मुझे जगह चाहिए तो फिगर छोटा कर दूं। हाँ, ये वस्तु अगर आपका है, इसको मैंने स्टैंड पे रखा हुआ है, एक विद्युतरोधी स्टैंड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये कोई चालक वस्तु है। अब इसके करीब आप क्या करें, इसके करीब जो है, इसके करीब आप एक आवेशित वस्तु लेके आए, एक आवेशित वस्तु लेके आए। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप ये, इस पर क्या है? माइनस आवेश है। क्या है? इस पर माइनस आवेश है। तो जब लेकर के आएंगे तो ये क्या करेगा? ये प्लस वाले को अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाले को अपने तरफ खींचेगा और माइनस वाले को धकेल देगा, माइनस वाले को धकेल देगा, यानी माइनस को दूर कर देगा। अभी सारे बेचारे सब मिलजुल के थे। ठीक है, कोई बिखराव नहीं था, कोई फूट नहीं थी इनके बीच में। लेकिन अब ये क्या हुआ? ये आया तो ये प्लस वाले का सपोर्ट कर रहा है, प्लस वाले को खींचेगा और माइनस वाले को दूर भगा देगा। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है आपको? आगे क्या करना है? अब इसी, यानी ये जो चीजें हैं आपका, ये वस्तु, इसी का अगला भाग चलिए मैं आगे बना देता हूं, वहां पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, यानी ये जो है, ये वस्तु को, ये जो आवेशित वस्तु है, इसको भी दूर मत करिएगा। अभी इसको बोलो भैया अभी यहीं रहने दो, अभी यहीं पे रहो। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। और ये आपका प्लस प्लस प्लस, इसको आपने क्या किया? अब यहां से करा दिया, अर्थिंग करा दिया। क्या करा दिया? अर्थिंग, यानी पृथ्वी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? पृथ्वी से। तो अब ये होगा क्या कि जो भी इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, जो भी इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा हुए थे, वो सारे के सारे भाग करके कहां चले जाएंगे? पृथ्वी में चले जाएंगे। यानी पृथ्वी से ये उदासीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला फिगर में आप क्या करने वाले हो कि अगले वाले में क्या करने वाले हो? अब आप इस वस्तु को भी हटा दीजिए, इस वस्तु को भी हटा दीजिए, ये जो आवेशित वस्तु है, और ये अर्थिंग को भी छुड़ा दीजिए। ठीक है, अर्थिंग को हटा दिया, वस्तु को भी, ये जो आवेशित वस्तु है उसको भी हटा दिया। तो जो प्लस था, अब वो प्लस इस वस्तु पर क्या होगा? चारों ओर फैल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो कर रहे हो, ये क्या है? प्रेरण के द्वारा आप आवेशन कर रहे हो। ये वस्तु लिया था, कोई चालक वस्तु, वैद्युतरोधी स्टैंड पे रखा हुआ था, इसके करीब कोई आवेशित वस्तु लाए। ये आवेशित मान लीजिए घरफड़ से रहा होगा, ये आवेशित वस्तु लाए, आवेशित वस्तु लाए। ठीक है, जब इसे करीब लेके आया तो ये प्लस वाले को आकर्षित किया, माइनस वाले को प्रतिकर्षित कर दिया। ठीक, अब उसके बाद अभी इसको, वस्तु को यही रहने दो, अर्थिंग करा दिया। अर्थिंग कराकर सारे इलेक्ट्रॉन निकल के भाग के पृथ्वी में चले गए। तो अब प्लस बच गया, प्लस बच गया। और अब हटा दो, अर्थिंग को भी हटा दो, अर्थिंग को भी हटा दिया और इसको भी हटा दो। तो अब ये प्लस तुम्हारा क्या करेगा? वस्तु पर फैल जाएगा, यानी ये वस्तु क्या हो गई? चार्ज हो गई, आवेशित हो गई। ठीक है, तो ये आपका प्रेरण था। प्रेरण विधि से, यानी इंडक्शन मेथड से आप किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तीसरा चालन। चालन में क्या होता है कि अगर एक वस्तु पर आवेश है, कोई चालक पदार्थ है, दूसरे वाले से टच कराओगे, दो जो भी चालक है, ठीक है,
तो जब टच कराओगे तो ये निकल करके दूसरे वाले पे चला जाएगा, ठीक है। तो वो होता है चालन। जैसे बैटरी में एक खुटी प्लस होती है और एक खुटी माइनस होती है। प्लस पे प्लस पे यानी इलेक्ट्रॉन का खाली जगह होता है, मतलब वहां पे खालीपन होता है, और माइनस इलेक्ट्रॉनों की भीड़ होती है। तो जो ही आप तार से जोड़ते हो तो चालन के द्वारा क्या करेंगे, वो या एक जगह से निकल के दूसरे जगह पे चले जाएंगे, ठीक है। तो वो चालन है। कोई भी अगर मान लो आवेश कहीं पे है, कहीं तार है, और आपकी बॉडी पे टच होता है तो आपको शॉक लगेगा, जैसी बात है लगेगा। तो वो आवेश क्या कर रहा, आपके शरीर में आ गया चालन विधि से। किस विधि से आ गया, चालन विधि से आ गया, ठीक है। ना ही घर्षण से, ना ही प्रेरण से, ठीक है। स्केल को रगड़ रहे थे तो क्या हो रहा था, घर्षण की वजह से। लेकिन कागज पे किसकी वजह से आ रहा था, कागज पे जो आ रहा था, कागज टच करने लगा, ठीक है, तो वो प्रेरण की वजह से आ गया था। तो चलिए जी, तो यहाँ पे आप समझ गए कि अलग अलग मेथड कौन कौन से हैं जिसके द्वारा आप किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा कि सजातीय आवेश अगर है, कौन से आवेश है, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब होता है सेम चार्ज। जैसे प्लस प्लस है तो प्लस प्लस में क्या होता है, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, एक दूसरे को भगाएंगे। अगर माइनस माइनस है तो भी इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर क्या है, प्लस और एक क्या है, माइनस है, विजातीय आवेश है। कौन से आवेश है, विजातीय, अपोजिट चार्ज है, विजातीय आवेश है। तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में आकर्षण होता है, ठीक है। तो सेम चार्ज अगर है तो प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और विपरीत अगर आवेश है, विजातीय आवेश है, तो आकर्षण। चुंबक में भी हमने देखा होगा, चुंबक में यानी अगर एक यन है और एक यस है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगर मतलब दोनों ही एन हो, यानी दोनों का ही उत्तरी ध्रुव हो या दोनों का ही दक्षिणी ध्रुव एस हो, तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें कुछ आपको स्पष्ट हुआ होगा कि सजातीय आवेशों के बीच में क्या होने वाला है और विजातीय आवेशों के बीच में क्या होने वाला है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, बात करते हैं। हमारा अगला हेडिंग होगा मूल आवेश। क्या होगा, मूल आवेश, ठीक है। फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल चार्ज। तो मूल आवेश क्या है, मूल आवेश, ठीक। तो मूल आवेश यानी किसी भी आवेशित वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा, आवेश की न्यूनतम मात्रा, यानी वह छोटा से छोटा आवेश, यानी वह मिनिमम चार्ज जो किसी आवेशित वस्तु पर हो सके, उसी को क्या बोला गया है, मूल आवेश। यानी आवेश की न्यूनतम मात्रा को क्या बोला गया है, मूल आवेश कहा गया है। मूल आवेश को लिखेंगे किससे, ई से, और वो उसका मान कितना मालूम, यानी क्या पता चला कि कितना है वो मिनिमम। यानी नॉर्मली जो फ्री स्वतंत्र रूप से जो मिनिमम चार्ज रह सकता है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जो फ्रीली स्वतंत्र रूप से जो मिनिमम से मिनिमम चार्ज है, ये इससे छोटा चार्ज नहीं, नॉर्मली नहीं हो सकता। तो 1.6 10⁻⁻19 कूलाम मूल आवेश को ये। अभी ये ई का मतलब इलेक्ट्रॉन मत समझना, हाँ ई पे जब अगर माइनस लिख दो तब आप इसे इलेक्ट्रॉन कहोगे तो थोड़ा सही रहेगा। इसको मूल आवेश को ई से लिखते हैं, यानी 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और देखा गया कि यही आवेश किस पर था, यही आवेश किस पर था, इलेक्ट्रॉन पर था। तो इलेक्ट्रॉन भी मूल आवेश है। यही आवेश किस पर था, प्रोटॉन पर था। बशर्ते अंतर क्या था, अंतर क्या था कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस होगा और प्रोटॉन पे क्या होगा, प्लस होगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही मूल आवेश हैं, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो इसलिए वो मूल आवेश नहीं है। तो मूल आवेश को ई से लिखेंगे और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। इससे छोटा चार्ज जनरली सामान्यतः फ्रीली नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ये था मूल आवेश की परिभाषा और उसकी वैल्यू। अब हम लोग आगे आते हैं। अब इसी से यानी यही हेल्प करेगा किसी भी
आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा को डिफाइन करने में। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक होता है कि आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या कहता है कि किसी भी आवेशित वस्तु पर, कोई भी अगर आवेशित वस्तु है, चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित हो, तो आवेशित वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होगी, आवेश की जो मात्रा होगी वो मूल आवेश के, किसके, मूल आवेश के, मूल आवेश जो अभी बताया ई से लिखते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलाम मान होता है। तो आवेश की जो मात्रा होगी मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगी, पूर्ण गुणज के रूप में होगी, गुणज के रूप में होगी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश 2e हो सकता है, 3e, 4e, 5e, 6e। तो ये 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे के सारे पूरी माने पूर्णांक संख्या, क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यानी ये आवेश हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूं 2.5e, 2.5e, 2.3e या 4.6e या 4.3e, ठीक है, या 6.2e, ये सारे के सारे पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, जब भी किसी वस्तु पर आवेश का मान होगा तो वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा, यानी संख्या पूर्णांक होनी चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 1000, 100 यानी 100 जो भी। ठीक है, यानी ये नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये था कि आप आवेश को अनिश्चित रूपों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आवेश का क्वांटम प्रकृति यही बताता है। ठीक ठीक, जैसे ही अगर हम लोग बात करें किसी समाज में, किसी समूह में, किसी परिवार में व्यक्तियों की संख्या जो होती है वो हमेशा पूर्णांक के रूप में होती है। 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, 4 आदमी, 2 आदमी। ठीक है, क्या किसी समूह में ऐसा है क्या कि मतलब 4.5 आदमी, 4 लोग हैं, एक नन्ना मुन्ना बच्चा आया हुआ, नन्हे मुन्ने बच्चे का जन्म हुआ है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि 4.5 आदमी हमारे घर में रहते हैं, या 4 आदमी और पौवा भर कर रहता है, ऐसा तो बोलोगे नहीं। पूरी की पूरी संख्या, यानी कि किसी भी कहीं पे भी जो आदमियों की संख्या होगी वो हमेशा पूर्णांक के रूप में होती है। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे भी है, जो आवेश होगा वो हमेशा किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का जो मान होगा या मात्रा होगी वो मूल आवेश यानी ई के क्या होगी, पूर्णांक के रूप में रहेगी। यानी ये जो गुणा, जिस संख्या से गुणा रहेगा वो संख्या हमेशा क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, यानी इसको जरा अगर मैथमेटिकल रूप में लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, यानी कि आवेश की मात्रा को आप लिखने वाले हो Q से, और Q बराबर क्या होगा, प्लस माइनस एन ई मूल आवेश, और n क्या नंबर है, संख्या है, जो कि 1, 2, 3 पूर्णांक संख्या, इंटीजर होगी। ठीक है, और प्लस माइनस, क्योंकि आवेश प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो ये जो आवेश की क्वांटम प्रकृति है, यहां से मैथमेटिकल फॉर्मूला ये देता है कि Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जिसके सहारे आप किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान निकाल सकते हैं। यहाँ E का मान क्या होगा, अब अगर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से ही आवेश बनेगा, तो यहाँ पे आप चलो ठीक इलेक्ट्रॉन कह दो, और ये n क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन, 100, 200, 1000, 4, 5 इलेक्ट्रॉन जो भी चाहे निकले चाहे आए। ठीक है, तो वो n आपका संख्या होगा। मान लो 500 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 500 n बराबर 500, और e की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। अब निकलने पे बनता है प्लस, किसी पे अगर मान लो आ जाए तो बनता क्या है, माइनस। तो हम लोग वहां उसमें उस हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे, कहाँ प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, साथ ही साथ यहीं से अगर हम बात करें किसी भी नाभिक पर आवेश का फॉर्मूला, तो किसी नाभिक पर जो आवेश का फॉर्मूला निकाला जाए, तो वो नाभिक पर जो आवेश होता है हमेशा प्लस होता है। किसके बदौलत होता है, प्रोटॉन के बदौलत होता है, प्रोटॉन के बदौलत, और प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, और प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है, ई ही होता है, मतलब 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये कुछ आपके आज की क्लास में कुछ छोटी मोटी बातें हम लोगों ने किया, और
जो कि आपके आगे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को समझने में काफी ज्यादा ये हेल्प करेंगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसा लगा मुझे आप जरूर कमेंट में लिखा करें। बाकी कुछ अगर डाउट रहे तो भी कमेंट में लिख दिया करें। किसी को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 9795694291। ये क्लास अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दिया करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, आप हर एक चीज को समझोगे, हर एक चीजों को सीख पाओगे। डेरिवेशन प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, चाहे जो भी हो, हर एक चीजों को आप आसानी से सीख पाओगे। बस थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। तो बाकी अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दिया करें, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सभी को ढेर सारा प्यार और मेरा दुलार, नमस्कार। ठीक है, चलिए, थैंक यू।